बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। इसमें क्या होता है कि एक फंगस होता है जिसको कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं। वो आपकी जो माउथ की जो अंदर वाली लाइनिंग है उसमें वो जमा हो जाता है। बेसिकली जो कि कैंडिडा है ये नॉर्मल एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो आपके माउथ में वैसे प्रेजेंट होता है। लेकिन ये कि अगर इसकी ओवर ग्रोथ मतलब ये ज़्यादा इसकी मतलब वो नशो नुमा हो जाए तो वो जो है ना उसके इसकी वजह से सिम्टम हो सकती हैं, मतलब जो है ना कैंडिडाइसिस की। और इसमें ये क्या होता है, जो कैंडिडाइसिस में ओरल कैंडिडाइसिस में क्या होता है कि जो आपके जो माउथ के अंदर जो है, जैसा कि साथ साथ आप इमेजेस में देख रहे हैं, वो वाइट किस्म के जो है ना क्रीमी वाइट जो है ना लीजन्स बन जाते हैं, जो आपकी जो है ना ज़ुबान पे भी हो सकते हैं, आपकी जो चीक्स हैं मतलब गाल हैं उसके अंदर वाली साइड पे हो सकते हैं, फिर माउथ के जो है ना आपके जो बैक ऑफ द माउथ है जहाँ से खुराक का लुकमा नीचे जाता है उधर भी हो सकते हैं, और फिर माउथ के रूफ पे भी हो सकते हैं, और इसके अलावा फिर आपके जो है ना मसूड़ों पे भी हो सकते हैं या टॉन्सिल्स पे भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, वो मौजूद है, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं थोड़ी इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। ये जो ओरल थ्रश है ये बेसिकली किसी भी बंदे को हो सकती है, लेकिन ये कि आम तौर पे ये जो है ना छोटे बच्चों को या फिर बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें जो छोटे बच्चे या बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, मतलब जो है ना इम्यूनिटी है, वो जो है ना वो कम हो जाती है। तो इस वजह से उनको इस फंगल इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। फिर इसके अलावा कोई भी अगर ऐसी कंडीशन हो, आपकी पहले कोई बीमारी हो जिसकी वजह से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी आ जाए, या कुछ ऐसी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, तो वो फिर जो है ना उन लोगों को भी हो सकती है। तो अभी मैं इसकी आपको मैं सिम्टम बता देता हूँ। सिम्टम में ये है कि जो बच्चे और अडल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें ये है कि कभी कभी बहुत केसेस में सिम्टम्स का कोई शुरू में पता ही नहीं चलता, लेकिन यह कि जब वो इसके लीजन्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं तो फिर यह कि वो क्रीम, जैसे मैंने शुरू में बोला, क्रीमी वाइट किस्म के लीजन्स आ जाते हैं आपकी जो है ना उसमें टंग पे, और आपकी जो चीज़ की इनर साइड पे, और जो है ना फिर आपके माउथ के ऊपर वाले हिस्से में, और इसके अलावा मसूड़े में या फिर टॉन्सिल्स की जगह पे भी वो आ जाते हैं। जो है ना वो एक तरह की जो कॉटेज चीज़ आता है उसकी तरह की वो अपीयरेंस होती है। ठीक है। फिर ये कि जब वो ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें रेडनेस या फिर वो बर्निंग, मतलब वो एक तरह की जलन शुरू हो जाती है, और फिर आपको खाने में और स्वालो करने में ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। फिर यह कि अगर उन लीजन को उसको रब किया जाए या फिर स्क्रैप किया जाए तो फिर थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, और आपकी जो माउथ के जो कॉर्नर हैं उनमें क्रैकिंग भी हो सकती है, और ऐसे लगता है जैसे आपकी माउथ में ऐसी कॉटनी किस्म की फीलिंग मतलब हो रही है। फिर आपका जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो सकता है, जो है ना जायका जो खुराक को चखने का। ठीक है। इसके अलावा ये ना कि आपके जो अगर लट से आपने डेंचर्स यूज़ करते हैं तो उसके जो ना उसके नीचे मतलब जो ना उस एरिया में रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, जिसको हम डेंचर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है। फिर यह कि अगर तो लेट से कि कोई किसी बंदे को सीवियर प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया ना कि अगर उनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कोई HIV या एड्स का शिकार होते हैं लोग, उनके जो लीजन है ना वो नीचे मतलब खुराक की नाली जिसको इसोफेगस बोलते हैं, जो बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब है जो आपकी जो माउथ के बैक से नीचे स्टमक को कनेक्ट करती है, तो वो जो है ना उसको इन्फेक्शन हो सकता है इस कैंडिडा का, जिसको कैंडिडा इसोफेजाइटिस कहते हैं। तो इस अगर ये हो जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब स्वालोइंग में डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर ये कि आपकी लगता है कि आपकी खुराक जो है ना आपकी गले में फंस रही है। फिर जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, या उनको उनको ये होता है कि बड़े उनके जो माउथ जो लीजन्स होते हैं ना वो बड़े डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस होती है, और फिर यह कि वो ज़्यादा फंसी हो सकते हैं, और वो फीडिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वो अपनी जो
अपना जो इन्फेक्शन है जो कैंडिडा का वो मदर्स को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो माँ उनकी माएँ उनको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर यह कि अगर वो ठीक भी हो जाए तो उनकी माँ को अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो माँ उनको इन्फेक्शन मतलब वो बैक एंड फोर्थ मतलब इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को और जो है फीडिंग मदर को, ठीक है। तो इसके जो इन फीडिंग मदर्स के जो साइन एंड सिम्टम है ये कि उनकी जो जो ज़ाहिर है ब्रेस्ट में जो उनकी जो निपल्स जो है ना वो इची हो सकती हैं, उनकी वो रेडनेस आ जाती है, सेंसिटिव ज़्यादा हो सकती हैं। और जो है ना जो जो एरियोला होता है जो क्या नाम है निपल के साथ जो डार्क एरिया होता है तो उसमें जो है ना वो थोड़ी फ्लेक्स आ सकती हैं स्किन में, ठीक है। और जब वो ब्रेस्ट फीड करती हैं बच्चे को तो वो ज़्यादा उनको पेन हो सकता है, ठीक है। और जब मतलब ज़ाहिर है जब बच्चा फीड करेगा तो अगर तो लेट से बच्चे को भी इन्फेक्शन है तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और पेन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो, अगर आपको जो मैंने बताया ना कि अडल्ट्स में अगर प्रॉब्लम हो या इन्फेंट्स हैं जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर में प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए, है ना। वो आम तौर पे जो हेल्दी जो बच्चे होते हैं मतलब सही उनकी सेहत होती है या जो अडल्ट्स होते हैं उनमें आमतौर पे ये बहुत मामूली सा इन्फेक्शन होता है और इजीली ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन मैंने बताया ना जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स जो है ना उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ। कॉजेज़ में यह है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त है मतलब आपका इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन रखता है। मतलब नॉर्मली आपके मुंह में आपके बाकी वो बॉडी ऑर्गन में कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं ऑलरेडी, जो कुछ मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे इंटेस्टाइन में जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो खुराक की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपके माउथ में इसी तरह और बॉडी के हिस्सों पे बैक्टीरिया जो ना वायरसेस जो ना फंगस मौजूद होते हैं। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो वो एक तरह का जो मतलब अच्छे और बुरे जो बैक्टीरिया का एक तरह का जो है ना वो बैलेंस मेंटेन रखता है। मतलब बुरे बैक्टीरिया को आपका इम्यून सिस्टम या मतलब जो दूसरे फंगस हैं या वायरसेस हैं उसको वो हटा देगा आपका इम्यून सिस्टम और अच्छे वालों को वो साथ रखेगा, ठीक है। लेकिन यह कि अगर आपके किसी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ना ये कैंडिडा की ये ओवर ग्रोथ हो सकती है जिसकी वजह से कैंडिडाइसिस मतलब ये जो और थ्रश हो सकती है। और जो सबसे इसका कॉमनेस्ट बैक्टीरिया जैसे मैंने शुरू में बताया वो उसको कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं। अब मैं इसके जो ना रिस्क फैक्टर बताता हूँ। रिस्क फैक्टर में यह कि ज़ाहिर है एक तो जैसे मैंने बताया ना कि अगर किसी बंदे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई किसी बंदे को जो ना उसको इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कोई ड्रग ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट उसका हुआ है तो उसकी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर जो ना अगर बंदे को कोई HIV या एड्स का इन्फेक्शन है तो ज़ाहिर उसका इम्यून सिस्टम जो है ना कमज़ोर है, कोई कैंसर का शिकार है, तो ये जो ना उनको ज़ाहिर है जिन लोगों को इम्यूनिटी कम होती है तो उनको ये ज़्यादा इस चीज़ का रिस्क है। फिर जो लोग शुगर के मरीज़ हैं तो उनमें जो ना और ख़ास तौर पर उनकी अगर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं है शुगर तो उनका जो सलाइवा होता है मतलब थूक में जो कि उसमें ज़्यादा शुगर की अमाउंट होगी तो फिर वो शुगर ज़्यादा होगी तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनकरेज करेगा। इसके अलावा फिर यानी कि वजाइनल कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो जो है ना वो इन्फेक्शन पास ऑन हो सकता है बेबी को, ठीक है। मतलब जो माँ उसको पास कर सकती है जो है ना न्यू बॉर्न बेबी को। फिर ये कि जो मेडिकेशंस आती हैं जैसे प्रेडनिसोलोन है या इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं जो लोग दमा वाले यूज़ करते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा कोई एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं तो वो जो ना आपकी वो ज़्यादा नॉर्मल जो फ्लोरा बैक्टीरिया उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं तो उससे वजह से ये फंगस इन्फेक्शन हो सकती है। इस वजह से तो जो अच्छे डॉक्टर हैं वो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं लिखेंगे, कम से कम मेडिसिन आपको लिखेंगे जो बहुत ज़रूरी है। फिर इसके अलावा कोई और आपकी जो ओरल कंडीशन है मतलब मिसाल के तौर पे आप डेंचर्स वियर करते हैं और ख़ास तौर पे अपर डेंचर जो है ना तो या कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से आपका माउथ ड्राई हो जाए तो उसकी वजह से जो ना आपको ओरल थ्रश हो सकती है।
अब इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन में ये है ना कि ऐसा जो हेल्दी में जो मतलब लोगों को अगर ये हो जाए, अव्वल तो होती ही नहीं है, तो लेकिन हो जाए तो फिर इतनी इसकी कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। लेकिन जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV एड्स वाले पेशेंट हैं, तो फिर ये ना कि वो सीरियस सिस्टेमिक जो है ना मतलब पूरी बॉडी में ये कैंडिडा इन्फेक्शन फैल सकता है। मतलब जैसे मैंने बताया ना, ईसोफेगस में या और पार्ट्स बॉडी के में उसमें फैल सकते हैं। अब मैं इसकी प्रिवेंशन बताता हूँ, ये आप ध्यान से सुन लें, ठीक है। उसमें यह है कि आप जो है ना अगर अलर्ट से आप कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर यूज़ करते हैं, जैसे दमा के पेशेंट हैं, तो दमा के बारे में भी मेरी इसी चैनल पे बड़ी अच्छी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कि ये लाजमी करें कि आप जो है ना जब आप उस इनहेलर इस्तेमाल करें तो उसके बाद अपने मुंह में वो अच्छी तरह साफ़ करें, कुली करें, और जो है ना आप अपने दांतों को ब्रश करें अपनी मेडिकेशन लेने के बाद, ठीक है। तो अब फिर यह है कि अपने दांतों को भी आप कम से कम दिन में 2 बार ब्रश किया करें और फ्लॉसिंग करें डेली। तो ये जो है ना ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा फिर अगर आपको डेंचर्स पहनते हैं तो रात को जो है ना उनको सोने से पहले उतार दें, और उन जो है ना वो से पहले ये सही तरह उनको देख लें कि वो आपको इरिटेशन तो नहीं काज कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये कि आपको डेंटल को इशू है तो आप डेंटिस्ट को रेगुलरली विज़िट कर सकते हैं। और फिर जो है ना शुगर कंटेनिंग जो फूड होती हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसी वजह से जो है ना कैंडिडा की ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका दायरा अच्छी तरीके से आपको शुगर को कंट्रोल करना चाहिए डॉक्टर से इलाज करा के। तो अगर वो जानवर यीस्ट इन्फेक्शन हो गया है, मतलब फंगल इन्फेक्शन है, तो उसकी फौरी तौर पर ट्रीट कराएं। कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ड्राई माउथ है तो उसको भी ट्रीट वो करवाएं, ठीक है। अब मैं आपको ना डायग्नोसिस बताता हूँ। तो वो होता है कि अगर तो लेट्स से कि ये माउथ तक ही लिमिटेड है, मतलब माउथ के अंदर ही है, तो फिर ज़ाहिर है जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको माउथ को एग्जामिन करके और जो उनके लीजन टिपिकल जो आप जैसे इमेजेस आपने देखे हैं तो उसमें वो इजीली डायग्नोज हो जाते हैं। या फिर ये कि उसकी लीजन्स की हम थोड़ी सी स्क्रैपिंग ले सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करने के लिए। और कोई फिर यह है कि अगर अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन का कोई शक पड़े तो उसके उसके पर्टिकुलर उसके टेस्ट करवा सकते हैं, मतलब जो आपकी मतलब इसका थ्रश का बायस बन रही हो। अगर तो फिर यह कि ईसोफेगस में नीचे थ्रश फैली हुई है मतलब खुराक की नाली में, तो फिर यह कि आपका जो ना वो बायोप्सी ले सकते हैं ताकि उनकी पता चल जाए कि उसमें कोई फंगस या बैक्टीरिया की ग्रोथ मतलब कौन सी बैक्टीरिया की ग्रोथ है या सिर्फ फंगल इन्फेक्शन है। इसके अलावा फिर यह कि एंडोस्कोपी कर सकते हैं कि उसमें यह कि आपके जो एंडोस्कोपी बेसिकली प्रोसीजर होता है जिसमें आपकी ईसोफेगस स्टमक और जो ना आपकी जो ऊपर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, उसके बना एक अंदर वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब पास करते हैं जिसके टिप पे कैमरा लगा होता है, तो उससे आपकी मतलब वो जो कंडीशन डायग्नोज हो सकती है, ठीक है। फिर यह कि और अगर कोई बॉडी में एसोसिएटेड कंडीशन हो तो आपका फिजिकल प्रॉपर एग्जामिनेशन करके पता चला जा सकता है। अब इसकी मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट ये है कि एक तो ये ना कि जो इसका जो गोल यही है कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है उसको मतलब कम से कम वक्त में उसको मतलब उसको मतलब और जगहों पे फैलने से बचाया जाए, ठीक है। और फिर यह कि डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है, एज क्या है और कॉज इन्फेक्शन की क्या है। तो जो अंडरलाइंग कॉज होते हैं उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो जो अब मैं ट्रीटमेंट पहले बताता हूँ कि जो हेल्दी एडल्ट्स और जो मतलब चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जिनको कोई और एसोसिएटेड इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ कंडीशन नहीं है, तो उसमें यह है कि वो एंटी फंगल मेडिकेशन मुख्तलिफ आती हैं, वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। तो वो जो कई कई किस्मों में आती हैं, जैसे लोजेंजेस आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, या लिक्विड आता है जो आप मुंह में आप वो जो है ना एक तरह का स्विश मतलब उसका कर सकते हैं, मतलब एक तरह का गरारे कर सकते हैं, फिर उसको स्वेलो कर लें, ठीक है। अगर तो टॉपिकल मेडिकेशन नहीं काम करनी तो फिर ये कि आपकी जो ना सिस्टेमिक मेडिकेशन दी जा सकती हैं। फिर जो मैंने बताया कि बच्चों को या नर्सिंग मदद को जो ब्रेस्ट फीडिंग मदद उनको भी हो सकता है, तो उसमें यह था कि बच्चे को जो ना हल्की किस्म की जो ना एक एंटी फंगल मेडिकेशन दे सकते हैं। और फिर ये कि आपकी जो मतलब उसके जो माँ के लिए उसकी ब्रेस्ट को अगर वो फंगल इन्फेक्शन लग गया तो फिर एंटी फंगल क्रीम दे सकते हैं, जो मतलब वो नाम से आती हैं, जो आप साथ साथ वो
मेरी वीडियोस में आप देखते रहते हैं, मतलब जो एंटी फंगल क्रीम, मैंने बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन पे वीडियोस बनाई हुई हैं। एनीवे, तो फिर यह कि जब जो फिर जो जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, मिसाल के तौर पे जो बहुत सीरियस पेशेंट हैं HIV और इस तरह के, फिर उनको प्रॉपर सिस्टमिक मेडिकेशन देनी पड़ती है। अब मैं इसकी लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बता देता हूँ कि इसमें यह कि आप अपनी ओरल हाइजीन सही तरह रखें, मतलब ब्रश और जैसे ना मैंने बताया ना कि 2 बार डेली ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, और अपने टूथ ब्रश को मतलब जो ना ऑफनली उसको रिप्लेस कर लिया करें, एक दूसरे से टूथब्रश नहीं शेयर करें। तो अगर तो आपको जो डेंचर्स की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उसको डिसइंफेक्ट करवाएं डेंचर्स को, ठीक है। और फिर यह कि जो गर्म पानी में नमक थोड़ा डाल के, मतलब जनरेट से कि 1 कप पानी में जो है ना आधा चम्मच डाल लें नमक, जो है ना, तो उससे गरारे करें, तो ये जो है ना उससे मतलब जो है ना वो ये भी उसको वो फ़र्क पड़ जाता है। मतलब इस गरारे जो, मतलब ये एक बार आपने पानी निकालना है गरारे करके, एक तरह की, वो स्वालो नहीं करना। फिर यह कि जो जिन माओं को मतलब नर्सिंग मदर्स को अगर फंगल इन्फेक्शन ये वाला हो गया है, तो फिर यह कि आप जो ना पैड्स इस्तेमाल करें, नर्सिंग पैड जो होते हैं, ताकि वो फंगस आपको बाकी मतलब कपड़ों पे ना लगे। और ऐसे पैड देखें जिसमें ना जो ना जिनमें प्लास्टिक बैरियर ना हो, क्योंकि अगर प्लास्टिक बैरियर होगा तो फिर वो आपकी कैंडिडा की ग्रोथ को इनकरेज कर सकता है। फिर यह कि बिल्कुल अपना ब्रा जो है ना क्लीन इस्तेमाल करें, और मतलब अपने आप की जो अपनी हाइजीन ठीक रखें। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो ओरल थ्रश के, और बल्कि मैंने तो इसमें दूसरे ब्रेस्ट की थ्रश भी कवर कर दी। तो अगर तो आपके इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें, या कोई और आपको ऐसी बीमारी है जिसकी वीडियो मौजूद नहीं है अभी तक चैनल में। वैसे तो मैंने काफ़ी बीमारियों की वीडियो बना दी हैं, तो फिर आप ज़रूर कमेंट में लिखें, तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं टाइम मिला उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।